धरती पर एक वक्त ऐसा आया था जब एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, नेचुरल गैस यह सब खत्म होने के कगार पर थी। लोगों को एक बल्ब जलाने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ता था। साथ ही नेचुरल गैस की कमी होने से लोगों को खाने के लिए तरसना पड़ रहा था और ऑयल की कमी से यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ने लगे थे। पर अब वह सब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अब दुनिया ऐसी समस्याओं से मुक्त हो चुकी है और ऐसा मुमकिन हो पाया है लूनर इंडस्ट्रीज द्वारा खोजी गई हीलियम 3 की बदौलत। यह कंपनी हीलियम 3 की मदद से एक सुरक्षित फ्यूजन एनर्जी तैयार करती है जो पृथ्वी पर 70% एनर्जी की खपत को पूरी करती है। दरअसल हीलियम 3 सूरज में पाया जाता है और सूरज से निकलने वाली एनर्जी जिसे सोलर विंड कहा जाता है उसमें मौजूद होता है। जब यह सोलर विंड सूरज से निकलती है तो अंतरिक्ष में फैल जाती है और जब यह चांद की सतह तक पहुंचती है तो चांद की मिट्टी उस सोलर विंड में मौजूद हीलियम 3 को सोख लेती है। ऐसा अरबों सालों से होता आ रहा है जिससे चांद की मिट्टी में काफी मात्रा में हीलियम 3 जमा हो गया है। लूनर इंडस्ट्रीज चांद की मिट्टी से इसी हीलियम 3 को एक्सट्रैक्ट करती थी। इसके लिए उन्होंने चांद के दूर दराज इलाके में अपना माइनिंग बेस बनाया था जहां की मिट्टी में हीलियम 3 की मात्रा सबसे ज्यादा थी। लूनर इंडस्ट्रीज के हार्वेस्टर्स दिन रात चांद की मिट्टी से हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर उसे पृथ्वी पर भेजते थे। लूनर इंडस्ट्रीज का यह बेस फुली ऑटोमेटिक था, इसलिए इसे संभालने के लिए यहाँ सिर्फ एक ही इंजीनियर की जरूरत पड़ती थी। लूनर इंडस्ट्रीज हर इंजीनियर के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी। जब किसी इंजीनियर का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था तब वह अपने पुराने इंजीनियर को पृथ्वी पर वापस बुलाकर नए इंजीनियर को चांद पर भेजती थी। इस वक्त उस बेस को इंजीनियर सैम बेल संभाल रहा था। जब हार्वेस्टर चांद की मिट्टी से हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट करके उसे कंटेनर्स में स्टोर कर लेते थे तो वहाँ से सैम का काम शुरू होता था। सैम रोवर लेकर उस हार्वेस्टर के अंदर जाता था और वहाँ से एक्सट्रैक्ट हुए हीलियम 3 से भरे कंटेनर्स को कलेक्ट करके एक लॉन्चर स्पेसक्राफ्ट के जरिए पृथ्वी की ओर लॉन्च कर देता था। साथ ही अगर किसी हार्वेस्टर में गड़बड़ी आ जाए तो सैम ही उसे ठीक करता था। सैम की मदद करने के लिए उस बेस में जैटी नाम का एक एआई रोबोट मौजूद था जिसे वहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स को असिस्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। हालांकि जैटी को किसी इंसान की तरह नहीं बनाया गया था जिससे वह बेस से बाहर नहीं जा सकता था, बल्कि वह बेस की छत से जुड़ा हुआ था और छत पर लगे ट्रैक से ही इधर उधर मूव होता था। उस सुनसान अंतरिक्ष में जहाँ दूर दूर तक किसी भी जीवित प्राणी का नामो निशान तक नहीं था, वहाँ सैम के लिए अकेले 3 साल बिताना एक चुनौती भरा काम था। ऊपर से झटी ने सैम को बताया था कि उनका कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब हो जाने की वजह से वे चांद से पृथ्वी पर कोई भी लाइव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। वे सिर्फ पृथ्वी पर वीडियो मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते थे। इसलिए सैम अपना अकेलापन काटने के लिए जटी से ही बातचीत कर लिया करता था। साथ ही उसने वहाँ कुछ पौधे भी उगाए थे। वह उन पौधों को एक पिता की तरह बड़ा कर रहा था और जब उसे कोई काम नहीं रहता था तो वह लकड़ी के मॉडल्स बनाकर अपना टाइम पास करता था। सैम जब पृथ्वी से चांद पर आया था उस वक्त उसकी पत्नी टेस प्रेग्नेंट थी। फिर कुछ समय बाद टेस ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम उसने ईव रखा। सैम की बेटी ईव अब 3 साल की हो चुकी थी, पर सैम ने उसे अब तक सिर्फ वीडियो मैसेज में ही देखा था। पर अब जल्द ही कंपनी के साथ सैम का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। सैम पृथ्वी पर वापस लौटकर टेस और ईव से मिलने के लिए बेकरार था। इसी तरह एक दिन सैम लकड़ी के मॉडल बनाता हुआ टीवी देख रहा था। कुछ देर बाद वह टीवी बंद करके कॉफी बनाने के लिए गर्म पानी लेने गया। सैम कप में गर्म पानी भर ही रहा था कि तभी अचानक उसे सामने कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई नजर आई। ना जाने वह कौन थी। उसे देख आश्चर्य से सैम का मुंह खुला रह गया। इस चक्कर में सैम का हाथ ही गर्म पानी की ओर चला गया जिससे उसका हाथ जल गया और वह दर्द के मारे उछल पड़ा। तभी दूसरी ही पल जब उसने कुर्सी की ओर देखा तो अब वह लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। यह बात अजीब जरूर थी पर सैम को यह उसका वहम लगा। उसके बारे में सोचना छोड़ सैम ने झट्टी की मदद से अपने हाथ की मरहम पट्टी की और सोने चला गया। अगली सुबह जब सैम सोकर उठा तो देखा कि हार्वेस्टर ने एक और कंटेनर हीलियम 3 से लोड कर दिया था। सैम उसी वक्त उस कंटेनर को कलेक्ट करने अपना रोवर लेकर हार्वेस्टर की ओर निकल पड़ा।
वह विशालकाय हार्वेस्टर अपने पीछे पत्थर और धूल के मलबे उड़ाता हुआ बिना रुके मिट्टी से हीलियम-3 एक्सट्रैक्ट करता रहता था। सैम का रोवर बस उस हार्वेस्टर के करीब पहुंचने को था। तभी अचानक ही सैम को हार्वेस्टर से निकलते धूल में उसी लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा जिसे सैम ने पिछली रात कुर्सी पर बैठे देखा था। सैम हताश होकर बस उस लड़की को देखता रह गया। इसी चक्कर में सैम का रोवर सीधा हार्वेस्टर के पहिए में ही जा घुसा, जिससे सैम बुरी तरह घायल हो गया और वह हार्वेस्टर भी बंद पड़ गया। इस दुर्घटना में सैम का रोवर पूरी तरह तबाह हो चुका था, जिससे उसके अंदर की ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही थी। यह देख सैम ने फौरन अपने स्पेस सूट का हेलमेट पहन लिया और अगले ही पल सैम बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब सैम बेहोशी से जागा तो पाया कि वह स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, जहां जट उसकी देखरेख कर रहा था। सैम ने जैटी से पूछा, मैं कहाँ हूँ इस पर? जैटी ने बताया, आप इस वक्त बेस के मेडिकल रूम में हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आप घायल हो गए थे। क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है? इस पर सैम ने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला, लेकिन अजीब बात थी कि सैम को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हालांकि उसे जैटी याद था। जैटी ने सैम को बताया, एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग को भी हल्का चोट पहुंचा है, इसलिए आपको कुछ बातें याद नहीं है। साथ ही आपका शरीर भी अभी कमजोर है, इसलिए मुझे कुछ दिन आपको यहाँ मेडिकल रूम में ही रखने के आदेश मिले हैं। यह कहकर जाटी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सैम को बाहर से जाटी के किसी से बातचीत करने की आवाजें देती है। उसे सुन सैम बाहर जाने के लिए बिस्तर से उठने लगा। हालांकि सैम इतनी बुरी हालत में था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी वह किसी तरह संभलता हुआ जब बाहर आया तो उसने सुना कि जाटी कंप्यूटर पर कमांड सेंटर से बात कर रहा था, वो भी वीडियो कॉल पर। वो उन्हें हार्वेस्टर के खराब होने की जानकारी दे रहा था, पर सैम को तो बताया गया था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब हो चुका है, जिससे वह लोग पृथ्वी पर किसी से भी लाइव बात नहीं कर सकते। फिर भला जाटी अपने कमांडर से वीडियो कॉल पर बातचीत कैसे कर रहा था? तभी सैम जब जैटी के पास आया तो जैटी ने तुरंत वीडियो कॉल कट कर दिया। सैम ने जैटी से पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? इस पर जैटी ने झूठ बोल दिया कि वह बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। इस पर सैम ने भी कोई सवाल नहीं किया। कुछ समय बाद सैम की हालत में सुधार आ चुका था। इसी दौरान सैम ने देखा कि वह हार्वेस्टर जिससे सैम टकराया था वह अब भी खराब पड़ा था। सैम ने बेस से बाहर जाकर उस हार्वेस्टर को ठीक करने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि जैटी ने बेस के सारे दरवाजे लॉक कर दिए थे। सैम ने जैटी से दरवाजे का लॉक खोलने को कहा, लेकिन जैटी ने सैम से कहा कि जब तक सैम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक वह उसे बेस से बाहर नहीं जाने दे सकता। इसके बाद जैटी ने सैम को उनके कमांडिंग ऑफिसर्स का एक वीडियो मैसेज दिखाया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर्स बता रहे थे कि वे एक रेस्क्यू टीम को चांद पर भेज रहे हैं, जो उनके बिगड़े हुए हार्वेस्टर को रिपेयर करेंगे, जिसके बाद बेस फिर पहले की तरह शुरू हो जाएगा। उन्होंने सैम को आदेश दिया कि जब तक रेस्क्यू टीम वहां आकर सब कुछ ठीक नहीं कर देती तब तक सैम को बेस पर ही रहना होगा। उस वीडियो मैसेज को देखकर सैम का दिमाग और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि वह पूरी तरह ठीक हो चुका था। फिर भी कमांडिंग ऑफिसर्स उसे बेस से बाहर जाने से रोक रहे थे, लेकिन सैम किसी भी हाल में बाहर जाना चाहता था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक कंपार्टमेंट को खोलकर चाकू से एक पाइप पर छेद कर दिया, जिससे उस पाइप से कोई गैस लीक होने लगी। इससे पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। तब सैम ने जैटी को वहां बुलाया। जैटी फौरन उस पाइप को रिपेयर करने लगा। इसी दौरान सैम ने जैटी से कहा, जैटी मुझे लगता है कि कोई माइक्रोमेटियोरॉइड हमारे बेस से टकराया है, जिसने इस पाइप में छेद कर दिया होगा। उसने बेस के आउटर शेल यानी कि बाहरी हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया होगा। इसलिए मुझे अभी बाहर जाकर आउटर शेल की जांच करनी होगी। लेकिन फिर भी जैटी ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे कमांड सेंटर से ऑर्डर मिले हैं कि वह सैम को बेस से बाहर ना जाने दे। इस पर सैम ने जैटी से कहा कि अंतरिक्ष में बना यह बेस बहुत ही नाजुक है, जरा सी भी लापरवाही पूरे बेस को तबाह कर सकती है। सैम ने आगे कहा, देखो जैटी, अगर तुम चाहो तो हम ये बात कमांड सेंटर तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन प्लीज मुझे बाहर जाकर जांच करने दो।
इस बात पर जेटी राजी हो गया। फिर सैम उसी वक्त उस कमरे में गया जहां उसका स्पेस सूट रखा होता था। पर अजीब बात थी कि उस कमरे से उसका एक स्पेस सूट गायब हो चुका था। पर सैम ने ज्यादा नहीं सोचा और दूसरा स्पेस सूट पहनकर बेस से बाहर आ गया। फिर सैम अपने रोवर में बैठकर उस खराब पड़े हार्वेस्टर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर सैम ने देखा कि उसका रोवर अब भी हार्वेस्टर के नीचे दबा पड़ा था। सैम ने रोवर की खिड़की से अंदर झांककर देखा। अंदर अब भी एक स्पेस सूट पड़ा हुआ था। सैम फौरन उस रोवर के अंदर आ गया और जैसे ही उस स्पेस सूट का हेलमेट उठाया तभी सैम ने जो देखा उसका होश उड़ जाता है। उस स्पेस सूट के अंदर घायल सैम बेहोश पड़ा था। पर यह कैसे मुमकिन था? अगर सैम अब भी रोवर में ही घायल पड़ा था तो फिर यह दूसरा सैम कौन था जो मेडिकल रूम में जागा था? तभी वह दूसरा सैम यानी कि सैम 2 घायल सैम को उठाकर बेस पर ले आया। बेस पर आते ही उसने जेटी से गुस्से में पूछा, आखिर यह आदमी कौन है? ये मेरी तरफ क्यों दिख रहा है? लेकिन जेटी ने सैम 2 के इस सवाल को टालते हुए कहा, इसे इलाज की जरूरत है, हमें इसे फौरन मेडिकल रूम में ले जाना होगा। फिर कुछ देर बाद घायल सैम स्ट्रेचर पर बेहोशी से जागा और जागते ही पूछा, मैं कहाँ हूँ इस पर? जेटी ने उससे कहा, सैम तुम बेस के मेडिकल रूम में हो, तुम्हारा हार्वेस्टर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम्हें उस बारे में कुछ याद है? इस पर सैम ने कहा, हाँ मुझे याद है, मुझे धूल में एक लड़की का चेहरा नजर आया था, उसी से मेरा ध्यान भटका और यह सब हो गया। उसी रूम में सैम 2 भी मौजूद था जो सैम से नजरें चुराता हुआ उसकी सारी बातें सुन रहा था। हालांकि सैम को लग रहा था कि वह सैम 2 भी शायद उसका वहम है। सैम ने जेटी से पूछा, जेटी क्या हमारे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है? इस पर जेटी ने बात को घुमाते हुए कहा, सैम तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम अभी आराम करो। यह सुनकर सैम 2 को घूरने लगा। यह देख सैम 2 सैम से नजरें चुराता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सैम अपने बिस्तर से उठकर बाहर आया। उसने देखा कि वह सैम 2 एक रूम में एक्सरसाइज कर रहा था। अब सैम समझ चुका था कि वह दूसरा सैम उसका वहम नहीं बल्कि वह असलियत है। वह फौरन जेटी के पास आया और उससे पूछा, आखिर वह आदमी कौन है और उसकी शक्ल मेरी तरह क्यों है? इस पर जेटी ने कहा, वो भी सैम बेल है। यह सुनकर सैम का होश उड़ गया। वो फौरन सैम 2 के पास आया और उससे कहा, जेटी कह रहा है कि तुम भी सैम बेल हो, लेकिन मैं भी तो सैम बेल ही हूँ। आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ कब आए? इस पर सैम 2 ने कहा, मुझे यहाँ 1 हफ्ते पहले ही भेजा गया है। मुझे लगता है तुम मेरे क्लोन हो। ये सुनते ही सैम चिढ़कर बोला, क्या मैं क्लोन हूँ? मैं यहाँ 3 साल से हूँ। मैं नहीं बल्कि तुम मेरे क्लोन हो। इस पर सैम 2 बस मुस्कुराकर चुप हो गया। कुछ देर बाद सैम पौधों को पानी दे रहा था। तभी सैम 2 उसके पास आया और उसे घूरने लगा। तब सैम ने सैम 2 से कहा, मुझे यह तो नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यह कहकर सैम ने सैम 2 से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन सैम 2 ने सैम से मुंह फेर लिया। कुछ समय तक उनमें ऐसे ही नोकझोंक होती रही। बातों ही बातों में उन्हें यह भी पता चला कि उन दोनों की मेमोरी भी बिल्कुल एक जैसी थी। हालांकि यह अजीब बात थी कि सैम 2 को उसकी पत्नी टेस तो याद थी, पर उसे अपनी बेटी ईव के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसी दौरान सैम के लिए कमांड सेंटर से एक वीडियो मैसेज आया जिसमें कमांडिंग ऑफिसर्स ने उसे बताया कि रेस्क्यू टीम चांद के लिए रवाना हो चुकी है और वह 14 घंटे में चांद पर लैंड हो जाएंगे। उसे सुनकर सैम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके कमांडिंग ऑफिसर्स रेस्क्यू टीम को वहां क्यों भेज रहे हैं। लेकिन फिर सैम ने खुद ही अंदाजा लगाया कि शायद वह उसे पृथ्वी पर ले जाने के लिए रेस्क्यू टीम को भेज रहे होंगे, क्योंकि वह घायल भी है और जल्द ही कंपनी के साथ उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी होने वाला है। लेकिन सैम 2 ने उससे कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें रेस्क्यू करने आ रहे हैं? देखो, मुझे समझ आ चुका है कि हम दोनों ही असली सैम बेल नहीं हैं, बल्कि हम असली सैम बेल की क्लोन हैं। इसलिए जैसे ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स तुम्हें मरा समझकर उसी वक्त मुझे बेस पर ले आए। अब तुम ही सोचो कि उस बिगड़े हुए हार्वेस्टर को तो मैं भी ठीक कर सकता हूँ, फिर भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स उसे ठीक करने के लिए रेस्क्यू टीम क्यों भेज रहे हैं? दरअसल हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स नहीं चाहते हैं कि मैं बेस से बाहर हार्वेस्टर ठीक करने जाऊँ और अपने क्लोन यानी कि तुमसे मिलूं।
इसलिए उन्होंने मुझे बेस में ही कैद कर रखा था और रेस्क्यू टीम भेज रहे थे ताकि वो तुम्हें ठिकाने लगाकर और हार्वेस्टर को ठीक करके तुम्हारे यहाँ होने के सारे सबूत मिटा सके और मुझे कभी सच्चाई पता न चल पाए। हालांकि मैं चालाकी से बाहर चला गया और मुझे तुम मिल गए, पर हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स यह बात नहीं जानते। उन्हें अब भी लग रहा है कि मुझे सच्चाई पता नहीं चली है, इसलिए वह सच्चाई को दबाने के लिए रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं। लेकिन सैम यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वो एक क्लोन है। वो गुस्से में वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सैम अपने दिमाग को शांत रखने के लिए लकड़ी के मॉडल्स बनाने में लगा था। तभी सैम 2 उसके पास आया और उससे कहा, क्या तुमने एक बात नोटिस की कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद ही मैं बेस के मेडिकल रूम में कैसे आ गया? अब यह तो नामुमकिन है कि कंपनी ने मुझे इतनी जल्दी पृथ्वी से चांद पर भेज दिया हो। इसलिए मुझे लगता है कि मैं पहले से ही यहाँ पर मौजूद था, और अगर मैं यहाँ था तो जरूर यहाँ और भी क्लोन्स होंगे। जरूर यहाँ कोई सीक्रेट रूम होगा जहाँ उन सारे क्लोन्स को छुपा कर रखा गया होगा। लेकिन सैम ने हंसते हुए कहा, मैं 3 साल से यहाँ हूँ, मुझे इस बेस का हर कोना कोना मालूम है। यहाँ कोई सीक्रेट चैम्बर नहीं है। और रही बात क्लोन्स की, तो आखिर हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स को इंसानों के होते हुए क्लोन्स की क्या जरूरत है? इस पर सैम 2 ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि हम जिनके लिए काम करते हैं वह एक कंपनी है और किसी भी कंपनी के लिए फायदा और नुकसान मायने रखता है। अब तुम ही सोचो कि अगर कंपनी हर 3 साल में किसी इंसान पर पैसे इन्वेस्ट करके उसे पृथ्वी से चांद के इस दूर दराज इलाके में भेजेगी तो उन्हें कितना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा और ऊपर से उस इंसान की जान को भी खतरा होगा। इसलिए कंपनी ने हमारे जैसे ढेर सारे क्लोन्स बनाकर पहले ही चांद पर भेज दिए हैं और उन्हें कहीं छुपा दिया है। इसलिए जब कोई क्लोन किसी वजह से मर जाता है तो वह तुरंत दूसरे क्लोन को जगाकर काम पर लगा देते हैं। इस तरह कंपनी काफी पैसे बचा लेती है। अब जरा सोचो कि उन्होंने अभी तक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ठीक क्यों नहीं किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम पृथ्वी पर लाइव बातचीत करने लगे तो कहीं ना कहीं से हमें सच्चाई पता चल जाएगी कि हम क्लोन्स हैं। लेकिन सैम को अब भी सैम 2 की बातें बेतुकी ही लग रही थी। इस बात से सैम 2 बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो गुस्से में बाहर निकला और उस सीक्रेट रूम की तलाश करने लगा। उसने बेस का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उसे कहीं भी सीक्रेट रूम के कोई सुराग नहीं मिले। इसके बाद सैम 2 सैम के पास आया और उसे लकड़ी के मॉडल्स वाली टेबल को हटाने को कहा ताकि वह उसके नीचे भी छानबीन कर सके, पर सैम ने उसे अपने लकड़ी के मॉडल्स को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। इस पर सैम 2 को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वह सैम को वहाँ से जबरदस्ती हटाने लगा। इसी गर्मा गर्मी में उनके बीच लड़ाई होने लगी। तभी सैम 2 ने सैम को मारकर उसकी नाक तोड़ दी और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद उसने उस टेबल को उलट दिया और वहाँ जमीन पर सीक्रेट रूम ढूंढने लगा, पर उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इतने में ही सैम ने पीछे से सैम 2 पर वार किया, पर सैम 2 ने उसकी गर्दन दबोच ली। तभी सैम की नाक से खून की धार फूट पड़ी। यह देख सैम 2 ने उसे छोड़ दिया और उसे माफी मांगने लगा, लेकिन सैम गुस्से में वहाँ से चला गया। हालांकि अब सैम को भी दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। कुछ देर बाद जब उसका दिमाग ठंडा हुआ तो वो जैटी के पास आया और उससे पूछा, जैटी, क्या मैं सचमुच एक क्लोन हूँ? इस पर जैटी ने कहा, तुम्हें याद है सैम, 3 साल पहले जब तुम पहली बार इस बेस पर आए थे तब तुम बेस के मेडिकल रूम में जागे थे और मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे स्पेसशिप की क्रैश लैंडिंग हुई थी जिसमें तुम जख्मी हो गए थे और उस एक्सीडेंट में तुम्हारे दिमाग में भी चोट लगी थी, जिस कारण तुम्हें वह एक्सीडेंट याद नहीं था। उस वक्त तुम काफी कमजोर भी थे। असल में उस वक्त तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और न ही तुम किसी स्पेसशिप से आए थे, बल्कि तुम एक क्लोन हो और तुम्हें मेडिकल रूम में जगाया गया था। दरअसल जागने के बाद क्लोन के दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बनने में कुछ समय लगता है, जिस कारण शुरुआत में वे अपने शरीर को ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पाते। इसीलिए हम उन्हें एक्सीडेंट की झूठी कहानी बता देते हैं ताकि उनके दिमाग और शरीर का तालमेल सही होने तक वह मेडिकल रूम में ही रहे। यही हमारा प्रोसीजर है। हम सारे क्लोन के साथ ऐसा ही करते हैं। यह सुनकर सैम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने कहा, यह तो नामुमकिन है, और मेरी पत्नी टेस और मेरी बेटी ईव का क्या? मेरे दिमाग में बसी उनकी यादें भी सच नहीं हैं। इस पर जैटी ने बताया, दरअसल वह यादें असली सैम बेल की हैं,
जिन्हें तुम्हारे दिमाग में एडिट करके अपलोड किया गया है। यह असलियत सामने आते ही सैम बहुत ज्यादा मायूस हो गया। वह अब पागलों की तरह बर्ताव करने लगा था और म्यूजिक प्लेयर पर गाना लगाकर नाचे जा रहा था। इसी दौरान सैम के पास आया। सैम अपने के पर शर्मिंदा था। उसने पहले तो तहे दिल से सैम से माफी मांगी। फिर उसने बताया, जब मैं मेडिकल रूम में जागा था तब मैंने जैटी को हमारे कमांडिंग ऑफिसर से वीडियो कॉल पर लाइव बात करते हुए सुना था। यह सुनकर सैम ने कहा, तुम फिर शुरू हो गए। तुम्हें पता है ना कि हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से ना तो हम किसी से लाइव संपर्क कर सकते हैं और ना ही कोई हमसे। इस पर सैम ने कहा, मेरा यकीन करो, वे लोग झूठ बोल रहे हैं। असल में सैटेलाइट को कुछ नहीं हुआ है। शायद वह किसी तरह से सैटेलाइट की सिग्नल को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि हम पृथ्वी पर किसी से संपर्क न कर पाएं। लेकिन जब उन्हें लाइव कम्युनिकेशन करना होता है तो वह सिग्नल को अनब्लॉक कर लेते हैं, फिर काम हो जाने के बाद उसे दोबारा ब्लॉक कर देते हैं। तभी सैम बोल पड़ा, मैं इतना तो जानता हूँ कि वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम से सिग्नल को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, वरना अब तक मुझे उसका पता चल चुका होता। फिर भला वह सिग्नल को कहां से ब्लॉक कर रहे हैं? इस पर सैम ने कहा, हो सकता है बेस के बाहर से। फिर सच्चाई का पता लगाने के लिए वे दोनों अपना अपना रोवर लेकर अलग अलग दिशा में निकल पड़े। वे सिग्नल की तलाश में बिना रुके बेस से दूर जाते रहे। तभी उनके रोवर में एक अलर्ट आने लगा, लिविंग वर्किंग पैरामीटर। दरअसल कंपनी ने चांद पर उनके काम करने का एक दायरा तय कर दिया था, जिसके बाहर जाना मना था, पर वे लोग उस दायरे से बाहर निकल आए थे। तभी वे जब थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। सैम ने रोवर से उतरकर देखा तो वो एक बड़ा सा एंटेना था। दरअसल वो एंटेना एक सिग्नल जैमर था जो उस बेस के चारों ओर लगा हुआ था। वो सिग्नल जैमर लूनर कंपनी ने ही वहाँ लगाए थे ताकि बेस तक डायरेक्ट सैटेलाइट का सिग्नल ना पहुँच पाए और क्लोन पृथ्वी पर किसी से लाइव बातचीत ना कर पाए। सैम उसे देख ही रहा था कि तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने स्पेस सूट में ही खून की उल्टी कर दी। सैम जल्दी से अपने रोवर में आया और रोवर को स्टार्ट करके वापस बेस पर आ गया और उसे फिर खून की उल्टियाँ होने लगी। तभी सैम ने देखा कि खून की उल्टी के साथ उसका एक दांत भी बाहर आ गया था। सैम को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हालत बिगड़ती क्यों जा रही थी। तभी उसके दिमाग में यह बात आई कि अगर वहाँ हर क्लोन का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है तो तीसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन क्लोन्स के साथ क्या होता होगा। सैम को यकीन था कि जिस तरह अब डे बाय डे अपना वीडियो लॉग बनाता था, उसी तरह जरूर कंप्यूटर के डेटाबेस में सैम के पहले वहाँ काम करने वाले क्लोन्स ने भी अपने वीडियो लॉग्स बनाए होंगे। इसका पता लगाने के लिए सैम ने कंप्यूटर का डेटाबेस खोलने की कोशिश की, पर वह डेटाबेस एक पासवर्ड से लॉक था और सैम वो पासवर्ड नहीं जानता था। इतने में ही जैटी वहाँ आया और उसने पासवर्ड डालकर डेटाबेस खोल दिया। तभी सैम ने देखा कि उस बेस पर लगभग 15 सालों से ऐसे ही एक के बाद एक क्लोन्स को जगाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। इसी दौरान सैम ने उससे पहले वहां आए एक क्लोन के 3 साल बाद का वीडियो लॉग देखा। उस वीडियो लॉग में वो क्लोन भी बहुत ज्यादा बीमार नजर आ रहा था। वो कह रहा था कि अचानक उसके बाल झड़ने लगे हैं और उसे खून की उल्टियां भी हो रही हैं। फिर अंत में वो क्लोन एक स्लीपिंग पॉड में जाकर लेट गया, जहां उसे बताया गया कि उसे पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। यह सफर 3 दिन का होगा। इस दौरान अपनी सुरक्षा के लिए उसे स्लीपिंग पॉड में सोए रहना होगा। लेकिन स्लीपिंग पॉड में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, यह सैम को पता नहीं चल पाया। फिर सैम ने कुछ और क्लोन के वीडियोस देखे। वे सब भी तीसरे साल में बीमार पड़ गए थे और अंत में उस स्लीपिंग पॉड में जाकर लेट गए थे। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, यह उस वीडियो में नहीं था। सैम जिज्ञासा लिए उठकर स्लीपिंग पॉड की तरफ गया और उसे बंद कर दिया। तभी उस स्लीपिंग पॉड के अंदर एक बिजली सी चमकी। सैम ने जब स्लीपिंग पॉड के आसपास देखा तो एक जगह पर उसे कुछ राख जैसा नजर आया। उसे देख सैम को सब समझ आ गया। दरअसल क्लोन के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्हें पृथ्वी पर नहीं भेजा जाता था, बल्कि उन्हें धोखे से उस पॉड में लाकर जला दिया जाता था। उसके बारे में सोचकर ही सैम कांप उठा। तभी उसकी नजर पॉड के बगल में गई।
उसने देखा कि वहाँ फर्श पर एक चैम्बर जैसा कुछ था। सैम ने जब टूल्स की मदद से उस चैम्बर को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक सीक्रेट रूम था। इतने में ही सैम 2 भी बेस पर वापस लौट आया। तब सैम ने उससे कहा कि वह जिस सीक्रेट रूम की तलाश कर रहा था वह उसे मिल चुका है। यह सुनकर जब सैम 2 सैम के साथ उस सीक्रेट रूम में दाखिल हुआ तो देखा कि वह रूम ढेर सारे सैम के क्लोन से भरा हुआ था, यानी कि सैम 2 की सारी बात सच हो चुकी थी। वे लोग हर 3 साल बाद एक क्लोन को डिस्ट्रॉय करके दूसरे क्लोन को जगा देते थे। इसी दौरान सैम को कुछ याद आया। उसने अपना लैपटॉप उठाया और रोवर में बैठकर उस सिग्नल जैमर एंटेना के पार आ गया जहां से वो पृथ्वी पर कांटेक्ट कर सकता था। उसने वहां अपनी पत्नी टस को वीडियो कॉल किया, लेकिन वो कॉल सैम की पत्नी टस की जगह एक लड़की ने रिसीव किया। अजीब बात थी कि यह लड़की वही थी जिसकी बार बार सैम को झलक दिखाई देती थी। इस कॉल के दौरान सैम ने अपना कैमरा ढक रखा था। सैम ने उस लड़की से कहा, क्या मैं टेस बेल से बात कर सकता हूँ? इस पर उस लड़की ने कहा था, माफ कीजिएगा, उनकी कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। ये सुनकर सैम ने हैरानी से पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि डेस मर चुकी है? इस पर उस लड़की ने कहा, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम ईव है। यह सुनकर सैम सन्न रह गया। उसने ईव से उसकी उम्र पूछी। इस पर ईव ने बताया कि वह 15 साल की हो चुकी है। फिर सैम ने उससे पूछा कि टेस की मौत कैसे हुई? इस पर ईव यह कहकर अपने पिता को आवाज देने लगी कि कोई अनजान आदमी उसकी माँ की मौत के बारे में पूछ रहा है। तभी अंदर से आवाज आई, रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। वो आवाज असली सैम बेल की थी, यानी कि असली सैम बेल अपने परिवार के साथ पृथ्वी पर था। ये समझ आते ही सैम ने फौरन कॉल कट कर दिया। इस सच्चाई ने सैम के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाया। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह कभी पृथ्वी पर नहीं जा पाएगा। यह सोचकर वह रोने लगा। फिर कुछ देर बाद सैम वापस बेस पर लौट आया। अब सैम की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो ठंड से कांप रहा था। यह देख सैम 2 को उसकी फिक्र होने लगी। उसने सैम को बिस्तर पर सुला दिया। उसके बाद उसने सैम का लैपटॉप चेक किया और उसमें सैम और ईव के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग देखी, जिससे उसे भी सच्चाई का पता चल गया। तभी सैम 2 ने कुछ सोचा और उसी वक्त जैटी के पास आया। उसने जैटी की मदद से सैम के एक नए क्लोन को जगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। उसके बाद सैम 2 सैम के पास आया और उसे बताया, तुम यहाँ 3 साल गुजार चुके हो, इसलिए अब तुम्हें पृथ्वी पर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक प्लान सोचा है। मैं तुम्हें हीलियम 3 लॉन्चर में छुपाकर पृथ्वी की ओर लॉन्च कर दूंगा, जिससे तुम सही सलामत पृथ्वी पर पहुंच जाओगे। पृथ्वी पर पहुंचते ही तुम लॉन्चर से निकलकर कहीं दूर भाग जाना, इससे तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। लेकिन इसमें मुसीबत है, वह रेस्क्यू टीम जो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है। जब उन्हें उस क्रैश हुए रोवर में तुम नहीं मिलोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम सच्चाई जानते हैं, जिससे वे मुझे तो खत्म करेंगे ही, साथ ही वे पृथ्वी पर तुम्हें भी ढूंढकर खत्म कर देंगे। इसलिए मैंने उस नए क्लोन को बाहर निकाला है। हम रेस्क्यू टीम को कंफ्यूज करने के लिए उस क्लोन को मारकर रोवर में तुम्हारी जगह डाल देंगे। इससे उन्हें हमारे प्लान पर शक भी नहीं होगा। हालांकि सैम 2 का प्लान कारगर तो था, पर सैम इस प्लान के लिए उस क्लोन की हत्या नहीं करना चाहता था और ऊपर से सैम की हालत भी बद से बदतर हो गई थी। उसने सैम 2 से कहा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं पृथ्वी पर पहुंचने तक जिंदा रह पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी जगह तुम पृथ्वी पर जाओ और मैं वापस अपने क्रैश हुए रोवर में चला जाऊंगा, क्योंकि हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। हालांकि कि सैम 2 इस फैसले से खुश तो नहीं था, पर सैम के जोर देने पर वह मान गया। फिर वह सैम को उस क्रैश हुए रोवर की तरफ ले जाने लगा। वे दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी अचानक सैम बेहोश हो गया। यह देख सैम 2 को समझ आ गया कि सैम का आखिरी वक्त नजदीक है। सैम को के अंदर छोड़कर एक दोस्त की तरह अलविदा कर वापस बेस पर लौट आया और लॉन्चर के जरिए पृथ्वी पर जाने की तैयारी करने लगा। तभी जैटी वहां आया। उसने सैम 2 को बताया कि अब तक वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब उसके डेटाबेस में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर रेस्क्यू टीम ने यहाँ आकर उसका डेटाबेस चेक किया तो सैम 2 पृथ्वी पर पहुँचते ही पकड़ा जाएगा और कंपनी के लोग उसे मार देंगे। इसलिए जॉटी ने कहा, सैम, मैं चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, इसलिए यहाँ से जाने से पहले तुम मुझे रिब्यूट कर देना, जिससे मेरा डाटा मिट जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी नुकसान हो।
यह सुनकर सैम ने सम्मान पूर्वक जैटी का डाटा इरेज कर दिया और रेस्क्यू टीम के वहां पहुंचने से ठीक पहले लॉन्चर में बैठकर वहां से पृथ्वी की ओर रवाना हो गया। फिर जब रेस्क्यू टीम बेस पर पहुंची तब तक सैम का नया क्लोन जाग चुका था। रेस्क्यू टीम को लगा कि यह नया क्लोन वही है जो हार्वेस्टर वाली दुर्घटना के बाद जागा था और उसने लॉन्चर में हीलियम 3 से भरे कंटेनर्स पृथ्वी की ओर भेजे हैं। उन्हें सैम 2 के भागने की जरा भी भनक नहीं लग पाई। वहीं उस डैमेज हुए रोवर में मौजूद सैम अभी जिंदा था, पर वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने सैम 2 को पृथ्वी की ओर जाते देखा और खुशी से मौत को प्यारा हो गया। दरअसल सैम की मौत इसलिए हुई क्योंकि किसी भी क्लोन की जिंदगी केवल 3 साल की होती थी और 3 साल बाद वे अपने आप ही बीमार होकर मर जाते थे। फिर कुछ दिन बाद पृथ्वी पर यह खबर सुर्खियों में आने लगी कि सैम बेल का एक क्लोन चांद से पृथ्वी पर आ चुका है, जिसने लूनर इंडस्ट्रीज पर यह इल्जाम लगाया है कि लूनर इंडस्ट्रीज चांद पर क्लोन से काम करवा रही है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सैम 2 ने गवर्नमेंट को लूनर इंडस्ट्रीज के इस दरिंदगी भरे काम के सारे सबूत भी दे दिए, जिसके बाद लूनर इंडस्ट्रीज की खूब बदनामी हुई और उसके स्टॉक्स गिर गए। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो गई। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करें। तो अभी के लिए अलविदा और फिर हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।